प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन और औषधि पर पतंजलि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ मंथन। कुलाधिपति बाबा रामदेव ने जताई बड़ी उम्मीद। देवप्रयाग के पास नदी में गिरा वाहन, 5 लोगों की मौत। शादी समारोह में जा रहा था पूरा परिवार। सीएम धामी के सभी डीएम को निर्देश, इस साल भीषण गर्मी के आसार, पेयजल किल्लत से निपटने को रहे तैयार। केदारनाथ में 24 घंटे से बर्फबारी, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर देहरादून से है, जहां आईपीएल की तर्ज पर अब डीसीएल यानी डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी स्पोर्ट्स कॉलेज एवं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई। इसमें राज्य स्तर की विभिन्न सरकारी विभागों की टीम ने हिस्सा लिया और ऑक्शन के माध्यम से भी टीमों का गठन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने डीसीएल के मुख्य आयोजक दीपक जोशी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज़ नेशनल। आज हम उत्तराखंड राजधानी देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग के अवसर पर यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून रायपुर में पहुँचे हैं। और आइए हम यहाँ जानते हैं कि आईपीएल की तर्ज पर जो ये क्रिकेट लीग यहाँ उत्तराखंड डिपार्टमेंटल राज्य स्तर पर शुरू की गई है, उसमें यहाँ जो है एक हमारे जो संयोजक हैं जो यहाँ इसका कार्य को पूरा देख रेख कर रहे हैं, शेखर पंत जी। आइए जानते हैं उनसे कि ये इसका बेसिक उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए और क्या आपका भविष्य को लेके यहाँ जो उत्तराखंड में आपने जो ये डिपार्टमेंटल लीग है जो शुरू की है। तो पंत जी थोड़ा सा बताएं अपने उसके बारे में प्लीज। जी, हमारे सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री दीपक जोशी जी के नेतृत्व में, वही इसके डायरेक्टर है, हमने एक ऐसी लीग शुरू की है उत्तराखंड क्रिकेट, जो कर्मचारी पूरे राज्य की 11 टीमें बनाई गई हैं। अपने व्यस्ततम समय में से कैसे खेल को भी बढ़ावा दिया जा सके, राज्य में नशे से कैसे बच्चों को दूर रखा जा सके, आईपीएल की तर्ज पे कि सिर्फ कर्मचारी फाइलों के बोझ तले दबा न हो, अपने फील्ड में भी अपने यहाँ पर जौहर दिखाए, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कि इसमें जो बेसिकली ये बिल्कुल वही सेम पैटर्न जो है जो आईपीएल का है, यहाँ पर ऑक्शन भी शायद हुआ है। कितनी टीमें हैं यहाँ पर अभी? 11 टीमें हैं। बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पे ही ऑक्शन हुआ है और हर विभाग ने अपनी टीम बनाई है। ओके, आईपीएल की तर्ज पे ही इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें किस कहाँ की टीमें, कौन से डिपार्टमेंट से या किस थोड़ा सा उधर उसमें आप मुझे बताएं कि कुछ सचिवालय की टीम है इसमें, एमडी की टीम है इसमें, एमडीडीए की भी, जी एमडीडीए की है, पुलिस की है, एफडीए की है और भी अन्य बहुत से विभागों की टीमें हैं, 11 विभागों की। तो इसकी शुरुआत ये प्रथम ये पहला ऑडिशन है इसका। अच्छा, तो इसके बाद ये और मैचेस करने का क्या उत्तराखंड में और भी जो अगर जो स्टेडियम है इस तरह के वो हैं, वहाँ भी ऐसे पंतनगर वगैरह में भी? जी इसकी आगे देखते हैं हम, इसकी कार्य योजना बनाएंगे कि और भी शहरों में हो और भी उस शहर के सभी जो यहाँ नहीं खेल सके, जिनका उस जगह नजदीक है, आगे इसको बढ़ावा देने के बारे में विचार किया जाएगा। अच्छा, इसमें अदर देन जैसे जो डिपार्टमेंट के अलावा भी जो और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है उत्तराखंड में, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राजीव गांधी इंटरनेशनल बना ही उस तर्ज पे था जब यहाँ उत्तराखंड बना था। तो उसके बाद लेकिन देखा गया कि क्रिकेट का तो उत्तराखंड में इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत आप लोगों की तरफ से की गई है। तो इसमें जो है सरकार की तरफ से भी आपको कुछ योगदान और सहयोग मिल रहा है कि प्रोत्साहन मिल रहा है यहाँ का जो डिपार्टमेंट? अभी तो सरकार का ऐसा कोई योगदान नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी दीपक जोशी जी और हमारी जो टीमें हैं, कर्मचारी हमारी जो सभी ने मिलजुल के एक ही आयोजन किया है। अच्छा, ये आपके अपने स्तर पे? हमारे अपने स्तर पे है। सरकार का अभी कोई ऐसा सहयोग नहीं है। और जो यहाँ बीसीसीआई जो अभी बताते हैं कि उत्तराखंड को उस बोर्ड में अभी कुछ मान्यता मिली है, क्या मतलब ये? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आइए अब एक प्रथम जो मैच हुआ अभी आपने देखा, उसमें विनिंग टीम रही और अब जो है मुकाबला 2 टीमों पे है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है और ऊर्जा डिपार्टमेंट है। तो ये इरिगेशन की टीम है जी। इरिगेशन, आपका शुभ नाम? मैं प्रवेश सेमवाल। जी प्रवेश जी, बताइए फिर क्या तैयारी है और इस बार आप कैसा लग रहा है, क्योंकि
ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक फीलिंग आपको वो आईपीएल वाली जो आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ आज मौसम भी इतना खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात आती है और खासकर ऐसा फॉर्मेट आता है तो आईपीएल वाली फीलिंग बिल्कुल लाजमी है। और चूंकि ये डीसीएल है, डिपार्टमेंट क्रिकेट लीग है, तो बिल्कुल आईपीएल से कहीं भी कम नहीं कहूंगा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय मैदान और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज दोनों ही मैदान पे टूर्नामेंट चल रहा है। और जोश जो मैं कहूंगा आपको, ऊर्जा पावर पैंथर्स हमेशा से हमारा एक टफ ओपोनेंट रहा है। ऐसा नहीं है, हमने उन्हें कई मौकों पे परास्त भी किया है। तो जो जोश है पूरी टीम का इस समय लबालब है और डेफिनेटली एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा आपको। तो इस बार जो है आपकी अभी टॉस के बाद जो है आपने बिल्डिंग लोगों किया है? नहीं, अभी टॉस हुआ नहीं है। कैप्टन पिच के मध्य जा रहे हैं टॉस के लिए। अच्छा, अभी टॉस। हाँ, यदि टॉस जीतते हैं कैप्टन तो जो पूरा डगआउट ने एक मीटिंग की है उसमें चेस करना चाहेंगी टीम। अच्छा, और बाकी मैं आपसे एक भी जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के अंदर जो है जॉब करते टाइम और ये जो पहली बार प्रथम उत्तराखंड में जो है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत जो अभी डीपीएल के माध्यम से की गई है, तो क्या आपको इसके लिए क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था जो है कि लेट हो गया? देखिए, ये डिपार्टमेंट जो है इस समय मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर यदि मैं बात करूं तो क्रिकेट एसोसिएशंस जो हैं, जो प्रख्यापित क्रिकेट एसोसिएशंस हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती हैं, मुझे लगता है बिल्कुल उनके बराबर ही इस समय डिपार्टमेंट भी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। और इससे पहले भी काफी बड़ी लीग हुई है देहरादून के अंदर डीसीडीसीयू के बैनर तले। ये पहली बार है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो सोसाइटी है वो ये टूर्नामेंट करा रहा है। और मैंने एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक टैगलाइन दिया था पिछली बड़ी लीग में, फाइलों से मैदान तक। तो उसी की तर्ज पे फाइलों से निकल के जो कर्मचारी है, अपना जो स्ट्रेस लेवल है, और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की भी जो सोच रही है फिट इंडिया मूवमेंट, और अब उत्तराखंड के धामी जी की भी सोच है कि फिट उत्तराखंड मूवमेंट, उसके तहत अब फाइलों से निकल के बाहर जो कर्मचारी हैं अब वो मैदानों तक आ रहे हैं। और उसी की तर्ज पे एक बड़ा क्रिकेट लीग, डिपार्टमेंट क्रिकेट लीग, जिसका एक अलग ही ऑरा बना के दिया है दीपक जोशी जी ने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ग्रुप के बैनर के तले, तो एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता। तो इसमें आपको जो बीसीसीआई है या जो भी यहाँ का क्रिकेट बोर्ड है उसकी कोई सहायता मिल रही है इस बार? देखिए, बिल्कुल, ये जो हमारा जो भी, चाहे मैं आपको डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ग्रुप जो जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं दीपक जोशी जी, या डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड, जो ये दो बड़े ग्रुप्स हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए, ये बिल्कुल पैरेलल ग्रुप्स हैं। इसका किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लेवल है अब क्रिकेटर्स का, यदि एक यहाँ से कंबाइंड टीम बने और एसोसिएशन की एक कंबाइंड टीम बने, उनका मुकाबला हो, तो हम कहीं भी उनसे 19-20 ही मैं मानूंगा। मुझे लगता है कि एक बहुत टफ यहाँ पे मैच हो सकता है अगर ऐसा कभी सामने आया तो फ्यूचर में। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपकी टीम को। थैंक यू। नमस्कार, आज हम लोग ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आए हुए हैं जहाँ पे क्रिकेट की लीग चल रही है। तो अभी हम चौधरी साहब के पास बैठे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनसे जानते हैं ज़रा इस लीग के बारे में। तो चौधरी साहब, ज़रा बताइए, जो इस टाइप की जो आपने क्रिकेट की जो लीग कराई है बिल्कुल आईपीएल के तौर पे, तो इसमें आपने खाली डिपार्टमेंट की ही टीमें ली हैं, तो इसमें आपने जो जैसे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, तो उनको लेके नहीं बनाया, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? इसके लिए तो ये है वो अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है कि जितने हमारे कर्मचारी हैं जो फाइलों के बोझ पे हैं, इस पे हैं, एक उनको मेन क्या है कि ऑफिस से, इसका हमारा मेन स्लोगन है कि ऑफिस से मैदान तक, ये हमारा इसका स्लोगन है हमारा, कि उनको रिलैक्स मिले। और जो अपनी, अब ये सारे उम्र दराज हैं, इसमें लगभग 30+ में सब हैं, कि उनको एक फील देने के लिए कि हम भी इस चीज़ को खेल सकते हैं। बिल्कुल हमने आईपीएल की तर्ज पर इसको किया है, वो फीलिंग उसको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, अक्सर 30 की एज में आदमी सोचता है कि अब हमारा क्रिकेट होता है, तो क्या है ये फिट, माननीय मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट पर भी हमारा इसका वो है। और इसका मेन हमारा जो है संदेश कि नशे को ना, ज़िंदगी को नशे के लिए से दूर रहें, ये हमारा इसमें संदेश है। और सारे कर्मचारी इसमें हमारे आते हैं, उनके एक प्लेटफॉर्म हमने इसलिए दिया है कि ऑफिसर से वो अपने मैदान तक आते हैं, एक रिलैक्स फील करते हैं, मेन चीज़ ये है। तो चौधरी साहब, आप इस टूर्नामेंट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपका जो इस कमेटी में आपका क्या रोल है, ज़रा इसके बारे में आगे भी बताइए। रोल ये है कि इस आयोजन को कराने के लिए 2 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी हमारी तैयारी थी। इसके हमने ऑक्शन भी किए थे, हयात में इसका ऑक्शन हुआ था, उसके बाद इसके ट्रायल हुए थे, उसके बाद फिर इसमें हमारा जो मीटिंग है, अन्य मीटिंग है, कम से कम 10 मीटिंगें हमारी होंगी, इससे भी ज़्यादा मीटिंगें होंगी। तो वही हमारा रोल है कि हाँ, हम जितने भी प्लेयर हैं इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। हमारी कोशिश ये है कि इससे भी हम अगले साल और बेटर करें। हमने पूरा आईपीएल और जो यहाँ के नियम है, सेम नियम है, सेम सुविधाएं हैं, वो हमने इनको प्रोवाइड करें। आके खेलें, एंजॉय करें।
ये हमारा मैसेज। जैसा कि मैंने भी देखा कि आपने यहाँ पे खाली पूरा लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो आपने जो लीग बनाई है, इससे हो सकता है कि उत्तराखंड के अंदर बच्चों को भी काफ़ी जागरूक मिले। तो आपका इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुकाबले को जीत करके पहली जीत अर्जित करी है, तो बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर देंगे टीम सिडको राइजिंग स्टार्स को। आइए, वक्त हो चला इस मैच के फाइटर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच को देने का, मगर इस अवार्ड को देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमान अनिल काला सर। वेलकम, स्वागत करेंगे। हमारे बीच में इस समय मौजूद मैन ऑफ द मैच देने के लिए श्रीमान शेखर पंत सर। तो अभिनंदन, स्वागत आप सभी दोनों का। साथ में यूके चीफ श्रीमान भूपेंद्र पंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम, उनका भी स्वागत। और वीरेंद्र सर भी हमारे साथ मौजूद, उनका भी वेलकम। आइए बुलाते हैं आज के फाइटर ऑफ द मैच रहे हैं अजय जोशी। (46) बटालियन वॉरियर्स के अंतिम समय में प्रयास भी करे थे, थोड़ा एक 6 भी लगाया था, गेंदबाजी भी अच्छी करी, जहां 2 विकेट भी निकाले। 3 ओवर 19 रन, 2 सफलता इनके नाम रही है। थैंक यू सो मच। मैन ऑफ द मैच देने का मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान शेखर पंत से कि वो इस अवार्ड को दें। बने हैं यहाँ पर सिडको राइजिंग स्टार के कप्तान मोहम्मद इलियास अहमद, और प्रदर्शन निकला है जैसी कप्तानी हाथ में आई है मोहम्मद इलियास अहमद के गेंद के साथ, बल्ले के साथ आज पूरी चमक दिखाई है। तो बात करेंगे इलियास से, और इलियास बहुत बहुत बधाई। इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? थैंक यू सर सबके लिए। और आज जो हम लोगों ने खेला है, आज पूरा टीम गेम खेला गया आज, और अपने प्लेयर से यही उम्मीद रहेगी कि अगले मैच में भी ऐसे ही खेला जाए। और मैं थोड़ा बहुत गलतियां मैं कर रहा हूं अपनी टीम के साथ कि मैं ग्राउंड पे ज़्यादा चिल्ला रहा हूं, पर उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। बट आप लोग जैसे खेल रहे हो ऐसे ही लगातार खेलते रहे और ऐसी मैच जीतते रहेंगे हम लोग। इस स्क्वाड को देख के, अपनी पूरी टीम का स्क्वाड देख करके क्या लगता है आपको, जिस तरीके की सिडको राइजिंग स्टार की टीम है? भाई मैंने पहले ही कहा था कि हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैंने पूरा टीम देख ली है अभी तक, ऑलमोस्ट जितनी टीमें देखी है हमारी टीम बहुत अच्छी लगी है, और बैलेंस टीम है, बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है। तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम खेलें आगे तक, जितना अच्छा क्रिकेट खेलेंगे उतना आगे जब बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग मैचेस। ये थे मोहम्मद इलियास अहमद। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दूसरे मुकाबले के साथ जरूर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी जो टीम हारी है यहाँ से, तो उनके बाद उनसे कुछ पूछते हैं कि जरा इस मैच के बारे में कुछ बताएंगे आप, कैसा रहा? हार के कारण क्या रहा आपका? हार का कारण एक तो सर थोड़ा फील्डिंग हमसे 2-3 कैच छूटे, और एक हमें स्टार्ट हमने अच्छा नहीं दे पाए, तो ये मेन रीजन ये था हार के कारण। अच्छा, और इसके अलावा बाकी तो मुझे नहीं लगता कि हार के कारण मेन 2 ये, इस पे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे। बॉलिंग हमारी अच्छी रही। हाँ जी। तो यहाँ पे कैसा लगा, यहाँ पे इस वक्त ये जो IPL की तरह जो तुम DPL खेल रहे हो, यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको खेलते? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और आगे भी ऐसी मौका मिलता रहे तो मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में आने का। आइए, जो DCL प्रतियोगिता रायपुर क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, और एक मैच अभी हमने आपको देखा है कि स्पोर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है, और ये जो है यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम जो है उस पर आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं DCL के जो आयोजक हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम जानते हैं, दीपक जोशी जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी, आपको एक तो सबसे पहली बात है हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं पल्स 24 न्यूज़ की तरफ से, और आपने इतना बेहतरीन जिसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अच्छी शुरुआत कर दी है तो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी, और स्पोर्ट्स प्रेमियों को, जो उत्तराखंड में जिस तरह से अभी नाभि सरकार द्वारा नेशनल अभी खेलों का आयोजन हुआ, और एकदम बिल्कुल उसी सीरीज में जो है आपने ये है, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई, और इसमें ये शुरुआत जो हुई है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि एक लेट शुरुआत हुई है लेकिन देर आए दुरुस्त है। निश्चित रूप से जितने भी हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ी हैं अपनी खेल प्रतिभाओं को दिखाना चाहते हैं, और उनमें वो सब सामर्थ्य भरा हुआ है जो एक खिलाड़ी में होना चाहिए। और दूसरा, हम
युवाओं को नशे से दूर रहने का भी आह्वान इस प्रतियोगिता के माध्यम से करना चाहते थे। और इसीलिए कड़ी को देखते हुए इस DCL संस्करण का आयोजन कराया गया, जिसमें हम लोगों ने कर्मचारी, विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक नया मुकाम बनाने की कोशिश करी, जिसमें उनको मौका मिल सके बड़े इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलने का और अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है, वो टूर्नामेंट कहीं ना कहीं मिनी IPL की याद दिलाता है और कहीं ना कहीं मिनी IPL के रूप में हमें स्थापित किया है। अगले साल हम इसको और बड़ा करेंगे और खिलाड़ियों को वो हर सब सुविधाएं हम लोग देना चाहते हैं जिसके वो लिए वो प्रयासरत हैं और खेलना भी चाहते हैं। खिलाड़ियों को अच्छा मैदान मिला है, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिली हैं और खिलाड़ियों को अच्छे मैच खेलने के अवसर हमने दिए हैं। साथ साथ वो तमाम दूर दराज से जो खिलाड़ी अपने सरकारी कामकाज में ही दबे रहते हैं, उनको भी एक मौका है वो गेट टुगेदर करें और कुछ टाइम 10-15 दिन के लिए जो मैचेस चलते हैं उस बीच एक सौहार्द बना रहे और लोगों को ये पता चल सके कि ये कौन प्लेयर कहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खेलने वाला है, जो देहरादून में अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। ये तो वाकई में एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट लीग है, इसके माध्यम से जो कई ऐसे लोग हैं जो टैलेंट हैं, जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनका असली टैलेंट जो स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जिसे कह सकते हैं ज्वेल्स हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट तो करते हैं धोनी जी और कई और के, लेकिन वो उत्तराखंड के लिए कभी खेलते नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में आपकी शुरुआत से यहाँ से भी कुछ एक अच्छी टीम और अच्छे ऐसे खिलाड़ी यहाँ से आए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको खेलें। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो उत्तराखंड स्पोर्ट्स जो हमारा वो है विभाग रेखा आर्य जिसकी पूरे वो करते हैं, तो उनसे कहीं आपको कुछ सहयोग और ये ऐसी कुछ? देखिए, हमें सभी का सहयोग मिलता है और सभी का मॉरल सपोर्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल मंत्री जी का और तमाम लोग, तमाम अधिकारियों का जो खेल को बढ़ावा देते हैं। और निश्चित रूप से हम खेल के खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हुए उत्तराखंड का राज्य जहां का नाम जहां रोशन हो, ऐसे काम हम लोग करना चाहते हैं। और इन खिलाड़ियों से हम लोग उम्मीद करते हैं, खिलाड़ी आगे चलकर, इसमें बहुत यंग लड़के इसमें खेल रहे हैं, 20-22 साल के लड़के भी हैं, 24 साल के लड़के भी हैं, इनका भी भविष्य है और ये भविष्य कहीं ना कहीं अपने खेल से हम इनका निखार के आगे ले आना चाहते हैं। कहीं किसी प्लेटफॉर्म इनको मिले और उस प्लेटफॉर्म पे ये उत्तराखंड का नाम रोशन करें। ये जो आपकी जो सोसाइटी है जो है किस नाम से है? अपने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स सोसाइटी के नाम से हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराई है और इसमें सभी खेलों को इसमें दिया गया है, सम्मिलित किया गया है। और अभी पहला संस्करण क्रिकेट का किया गया है। इसके बाद हम लोगों का बैडमिंटन, फुटबॉल या जो भी अवसर हमें मिलेंगे उस अवसरों को हम लोग कैच करेंगे और खिलाड़ियों को, तमाम वो खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं, इस बैनर के नीचे हम उनको खिलाएंगे और एक विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड का हम लोग निर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने जो मोदी जी का एक फिट और उसका जो एक नारा है ना, फिट होना जरूरी है, तो उसके अंतर्गत जो है विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों को जो है मानसिक तौर पे भी और अपना जो क्रिकेट या अन्य स्पोर्ट्स में जो हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, रहोगे फिट, बनोगे फिट, रहोगे फिट और मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और वही हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये DCL टूर्नामेंट अपने आप में एक यादगार टूर्नामेंट बनकर रहेगा और एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट के बाद हम इसको अगले साल और मोटिवेट करेंगे और इस बीच अपने कैलेंडर भी लोग जारी करेंगे कि हम वार्षिक के क्या प्रतियोगिताएं हम कर सकते हैं और इस बैनर तले हम अच्छे खिलाड़ियों को, उनकी खेल प्रतिभाओं को देखने का जनता को अवसर मुहैया कराएंगे। थैंक यू। चैनल से बात करने के लिए दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इस खबर के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। बैसाखी स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
गली कूचे, बाजार और मुख्य मार्ग पर पूरी तरह जाम लग गया है। बैसाखी के चलते 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टर में क्षेत्र को बांटा गया है। साथ ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मेले क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि संदिग्ध गतिविधि टटोलने के लिए सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी मेले क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगे। बीडीएस एवं डॉग स्क्वाड निरंतर मेला क्षेत्र में सक्रिय रहकर मेला क्षेत्र की निगरानी भी कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शनिवार 12 अप्रैल को आग लगने की एक और घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि सुमन नगर में अचानक से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि दूर तक धुएं का गुब्बारा फैल गया था। आसपास के लोगों को तो सांस लेने तक परेशानी होने लगी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड से CFO बीरबल सिंह का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से संचालित कबाड़ के गोदामों की भी जांच कराई जाएगी। सुमन नगर में जो एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगी थी, जिसमें पन्नी या प्लास्टिक का गोदाम बराबर। आग लगने के कारण क्या है? आग लगने का संभवतः जो कारण है वो इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रतीत होता है। सर, आग पर कितना काबू पाया गया? कितनी गाड़ी लगी आग? फायर स्टेशन मायापुर से 2 गाड़ी और सिटकुल से 1 गाड़ी आग बुझाने के लिए बुलाई गई थी, जो संभवतः लगभग 1.5 घंटे में कंट्रोल। गोदाम में क्या था? गोदाम ये कबाड़ का ही गोदाम था, जिसमें ये पन्नियां वगैरह और ये प्लास्टिक का सामान था। आग लगने का क्या कारण है? क्या सामने आया? प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये दिखाई दिया कि आग लगने का कारण जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है। धुएं का गुब्बार था, आसपास आबादी वाला क्षेत्र था। हाँ, ये तो आप सत्य कह रहे हैं कि धुएं का गुब्बार भी था। अब प्लास्टिक वगैरह में आग लगती है तो उसमें धुआं तो कारण निकलता ही है। और रही बात वहाँ आवासीय परिसर की, तो उसके आसपास जो है काफी आबादी थी, जो है उनके लिए कभी भी जो घातक सिद्ध हो। और वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के चौथान क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने पंचतोड़ा, पाटो, डडोली, तल्ली और सेरा माड़े गांव में पंचायत भवनों की आधारशिला रखी और सेरा माड़े तक नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने डडोली तल्ली के प्राथमिक विद्यालय में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पारित होने की खुशी में शनिवार को कलियर शरीफ स्थित साबिर पिया की दरगाह पर चादर चढ़ाया और देश की तरक्की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर शादाब शम्स ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वक्फ संशोधन विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। हमें उम्मीद है कि इससे मुस्लिम समाज के अच्छे दिन शुरू होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार जो वादा गरीब मुसलमानों के साथ किया था, वो उम्मीद भरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, कानून बन गया है
और उसके तहत हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। हम उसी का शुक्र अदा करने के लिए दरगाह साबिर पाक में हाजिर हुए थे और हमने इस दरगाह में आके शुक्र अदा किया और माननीय मोदी जी का भी शुक्रिया अदा किया और उनकी लंबी उम्र की दुआ की कि जो वादा उन्होंने किया है कि गरीबों को उनका हक दिया जाएगा। जो वक्फ गरीबों के लिए था उस पर चंद अमीर अपना डाका डाल के बैठे थे, अब उन अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाएगा। किसी मस्जिद, किसी मदारिस, किसी खानका, किसी कब्रगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है और एक बहुत सुंदर भारत बनाना है। उस दिशा में हम लोग यहाँ आए थे और हमने दुआ की है कि अब आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। जिस 75 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होगा। इन वक्त की जमीनों के ऊपर अब आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। इस वक्त की जमीनों पर अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल कॉलेजेस होंगे बेटियों के लिए और हम ये कह सकते हैं कि अब गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। जो बेघर मुसलमान हैं वक्त की जमीनों पर उनको घर दिए जाएंगे। तो जिनके लिए ये वक्त बना था, गरीबों का जो हक था, यतीमों का, मिस्कीनों का, विधवाओं का, ज़ईफों का, उन तमाम लोगों को अब उनके हक दिए जाएंगे। और जो इस तरह से कुछ पॉलिटिकल मुसलमान विरोध कर कर गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको जवाब है कि जहां जहां उन्होंने हमारा पुतला दहन किया, मोदी सरकार का पुतला दहन किया, वहां वहां आज लोगों ने वहां इस्तकबाल किया, शुक्रिया अदा किया, थैंक यू मोदी जी के नारे लगाए और कहा न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये लगातार इस बात को दिखाता है कि सरकार बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है और आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। गरीब और पसमानदा मुसलमानों का अब बेहतर वक्त आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आयु की लंबी दुआएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी गई है और मोदी जी का, अमित शाह जी का और देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी का दिल से शुक्रिया अदा किया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले और गरीब मुसलमानों का जो दर्द समझता है, वत्सता गरीब को गरीब रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। इस उम्मीद के साथ कि जो मुसलमानों को जिन्होंने 75 सालों में सताया है, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब गरीब मुसलमानों का बेहतर वक्त आ रहा है, डेवलपमेंट होगा और गरीब मुसलमान जिसके बाप दादाओं ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी दान की है, वक्त की है, आज उनके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारा मानना है कि अब इस प्रॉपर्टी को मुसलमानों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने 75 साल कुछ नहीं किया, वो कम से कम इस गरीबों के जो हक मिलने जा रहा है इस पे वो अपनी घटिया राजनीति ना करें, नहीं तो देश का गरीब पसमानदा मुसलमान ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस गरीब मुसलमान को आज हक मिलने जा रहा है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने हमेशा इस गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमानों को अशराफ से दबा के रखा है। मुझे लगता है आज वो पसमानदा और गरीब मुसलमान अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। उसका जीता जागता सबूत है कि वो तमाम प्रेशर के बावजूद वो खड़े होके मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।